हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपनी एग्ज़ाम डेट को चेक कर लीजिए। आपकी एग्ज़ाम डेट बिल्कुल पास आ चुकी है और 4 फरवरी आपकी स्टार्टिंग एग्ज़ाम डेट है। तो बिल्कुल जी जान से लग जाइए, अपनी तैयारी में लग जाइए। हम आपके लिए आज क्या स्पेशल लेकर आए हैं। रोज़ाना रात को 9 बजे हमारी क्लास यूट्यूब पर लाइव हो जाती है और हमारे जितने भी सारी क्लासेस हैं बेटा सभी बच्चों के लिए फ्री हैं। जो कोर्स आपको बड़ी बड़ी महंगी महंगी फीस लेकर 1999 2999 इस तरह की फीस लेकर कराया जाता है, वो इंग्लिश का सिलेबस हमारे यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो फीस पर है। कोई फीस हम आपसे चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर सबसे बड़ी सीरीज़ जहाँ तक मैंने सर्च किया है, सबसे बड़ी एसएससी एमटीएस के लिए सीरीज़ मेरी ही क्लास में चल रही है। मैं क्या मेंटेन करता हूं, मैं अपनी क्लास के अंदर स्पीड प्लस एक्यूरेसी को मेंटेन करता हूं। मेरी कोशिश ये रहती है 25 मिनट इज इक्वल्स टू 25 क्वेश्चन। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए विद एक्सप्लेनेशन। और एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोस में फालतू बकवास नहीं करता हूँ। मैं सीधा का सीधा क्वेश्चन और उसके आंसर पे वर्क करता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बेटा क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन आएंगे, बस इसके अलावा कोई नहीं आने वाला। मैं आपके साथ एग्ज़ाम में नहीं बैठूंगा, ना कोई आपके रिलेटिव आके बैठेंगे। आप बैठेंगे एग्ज़ाम के अंदर, आपका क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको ग्रामेटिकली एरर फाइंड आउट करनी है दिए गए सेंटेंस के अंदर। तो ये इसमें क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, समझिएगा ध्यान से। सिंस यस्टरडे द पुलिसमैन पुलिसमैन से पहले दा लगाए, ओके है। यहाँ पर ए लगा हुआ है तो इसको साइड कर दीजिए, सेकंड वाला गलत होगा। यहाँ दा लगा हुआ है, दा लगा हुआ ओके है, तो यानी हमारा सेकंड वाला तो एलिमिनेट हो गया। हैड बीन वेटिंग फॉर ओके है यहाँ तक। बीन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ये भी ठीक है। फॉर वेट के साथ में फॉर आता है, ये भी ओके है हमारे पास में। डैश वुमेन, अब देखिए ये ए तो यहाँ से हट ही गया। अब यहाँ पर क्या आ गया है, द पुलिस मैन हैड बीन वेटिंग फॉर द वुमेन टू टेक अ डिटेल्स ऑफ द केस। देखिए पुलिसमैन उसी महिला का इंतज़ार कर रहा था जो केस के अंदर इन्वॉल्व थी और उसको डिटेल लेना है। तो जब कभी हमारे पास में सेम पर्सन की बात हो, डायरेक्ट किसी पर्सन के बारे में, डेफिनेट पर्सन के बारे में बात कही जाए, तब हमेशा दा का यूज़ किया जाता है। तो ए आर्टिकल यहाँ से एलिमिनेट हो गए, रह गया हमारे पास में दा, ठीक है। तो ये यहाँ तक ठीक है। वुमेन टू टेक अ डिटेल्स, बेटा डिटेल्स प्लूरल है तो इसके साथ में ए तो आएगा नहीं, क्या आ सकता है, द आ सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सभी तरीके से करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर से देखेंगे। सिंस यस्टरडे, कल, द पुलिसमैन हैड बीन वेटिंग फॉर द वुमेन, वो उसी महिला का इंतजार कर रहा था, टू टेक द डिटेल्स ऑफ द केस, जो केस की डिटेल जिसके पास में थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स ऑफ द इंसिडेंट। देखिए इस विद्यालय के बाद में हम घर गए और हमने अपने अपने माता पिता को इंसिडेंट के बारे में बताया। तो टोल्ड के साथ में ऑफ नहीं, कोई इंसिडेंट हुआ है तो क्या बोलोगे, अबाउट इंसिडेंट, कोई घटना हुई है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का सही यूज़ करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूँ। आपको बेटा क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सिनोनिम्स पूछा गया है और सिनोनिम्स में वर्ड है हमारे पास में एंटेंगल। अच्छा, एंटेंगल का मतलब क्या होता है, किसी के जाल में फंस जाना, एनसर्कल्ड हो जाना, किसी की बातों में फंस जाना, ठीक है। इंट्रोड्यूट का मतलब क्या होता है, इंटरफेयर, किसी के मामले में क्या करना है, इंटरफेयर करना, ठीक है। एनलार्ज का मतलब क्या होता है बेटा बताइए, एक्सपैंड, एनलार्ज। और ट्रैप का मतलब क्या होता है, ट्रैप का मतलब जाल होता है, ठीक है, जाल बिछाना। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और एनग्रोज का मतलब क्या होता है, किसी की बातों में बिल्कुल एब्जॉर्व हो जाना, एब्जॉर्ब अटेंशन, किसी के ध्यान को आकर्षित कर लेना, यही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या बोल रहा है, वन मस्ट नॉट बी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट। एक व्यक्ति को अपनी अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा
प्राउड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। तो किस चीज़ का नहीं घमंड करना चाहिए? अपनी जो भी उसने ख्यातियाँ प्राप्त की हैं। जब सब्जेक्ट के रूप में वन हो तो ध्यान दीजिएगा आगे आने वाला प्रोनाउन भी क्या आता है, वन से ही रिलेटेड आएगा। वन हो गया सब्जेक्ट, वन हो गया ऑब्जेक्ट, और वंस हो गया हमारे पास में पजेसिव प्रोनाउन। ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और ये हो गया हमारे पास में पजेसिव केस। तो अभी हमको क्या चाहिए? पजेसिव केस ही चाहिए, यानी आएगा तो ऑफ ही, ये बात तो कंफर्म है, आएगा तो ऑन ही, वंस ही आएगा। क्या आएगा? वंस ही आएगा। हिज हट जाएगा यहाँ से, ये भी हट जाएगा। अच्छा, प्राउड के साथ में हमेशा प्रपोजिशन क्या लगता है बेटा? ऑफ लगता है, प्राउड फॉर नहीं लगता है। तो फर्स्ट वाला भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही आंसर होगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है गलत है समझेंगे। पर्टिकुलेट, पर्टिकुलेट ओके है, टेसिटर्न ओके है, आउटसोर्स ओके है, स्टेबल की स्पेलिंग गलत है। स्टेबल की जगह पर वर्ड होना चाहिए था स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, स्टेबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? स्टबर्न हो जाएगा, जिद्दी, यानी यही स्पेलिंग गलत है। अच्छा, पर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलेट्स में आते हैं। टेसिटर्न का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला, जो कम बातचीत करता हो, रेटिसेंट, साइलेंट, काम। आउटसोर्स का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, एजेंसी, किसी एजेंसी के द्वारा ठेकेदारी पे काम करना। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन नंबर 4 लगेगा हमारा। स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है। अब बेटा हम चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें उन्होंने पूछा है एंटोनिम। द कंपनी फेस्ड अ डाउन टर्न इन प्रॉफिट्स ड्यू टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है हमारे पास में डाउन टर्न, इसका मतलब क्या होता है? डाउन टर्न का मतलब होता है कंपनी के अंदर कोई घाटा होना। ठीक है, तो कंपनी को अब क्या देखना पड़ रहा है? अपने लाभ के अंदर अब कंपनी को नुकसान देखना पड़ रहा है, यानी कंपनी नीचे की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है, धन की जो व्यवस्था है, वो अनसर्टेन है, अस्थाई है। वर्ड हमारे पास में दिया गया है रेसेशन। रेसेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई होना, किसी चीज में गिरावट होना, डिक्रीज कह सकते हैं आप रेसेशन में। अच्छा, डिक्लाइन का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज का नीचे की तरफ आना, डिक्रीज हो जाना। प्लंज का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर अचानक से कूद पड़ना, या अचानक से इन्वॉल्व हो जाना किसी के अंदर, इन्वॉल्व। अच्छा, प्लंज का एक और मीनिंग भी होता है, नीचे की तरफ गिरना, डिक्रीज होता है। अब एक वर्ड बचा है हमारे पास में, सर्ज। इसका मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाना। जैसे बिजनेस नीचे की तरफ आया तो डिक्लाइन हो गया, डाउन टर्न हो गया, ऊपर की तरफ जाएगा तो सर्ज हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में मेरे पास में क्या है? आई एम थिंकिंग अबाउट कलरिंग माई डैश। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने कलर करूँ। अब कलर किस चीज़ को करोगे? क्या हवा को कलर करोगे क्या? नहीं। एयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी होता है, तो ये तो नहीं होगा, उत्तराधिकारी ये नहीं होगा। हेयर, हेयर का मतलब होता है बाल हमारे, तो बालों को कलर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। देखो ये फ्री हिट क्वेश्चन था एग्जाम का। अच्छा, ये वाले हेयर का मतलब क्या होता है? ये खरगोश होता है हमारे पास में। ठीक है, चल बढ़े हैं अब आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में हमसे ईडियम एंड फ्रेजेस की चर्चा की गई है। आफ्टर द लॉन्ग एंड टीडियस प्रोजेक्ट, एक लंबे और थका देने वाले प्रोजेक्ट के बाद में सारा फेल्ट लाइक शी वाज एट द लिमिट ऑफ हर पेशेंट। सारा को लगता है कि उसके अब जो सब्र का बांध है वो टूट गया है। यानी कोई व्यक्ति बिल्कुल आखिरी पर होना, आखिरी उम्मीद होना, मतलब पेशेंस अब टूटने वाला है, बस एक आखिरी सहारा होना। तो देखिए, टिप ऑफ द आइसबर्ग, किसी भी समस्या का बोल सकते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम। एक बड़ी समस्या का एक छोटा सा हिस्सा होना। यानी अभी बोलते हैं ना कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो फिल्म आना बाकी है ना, अभी तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी तो हमको 10 वोकेबलरी याद नहीं हो रही हैं और एग्जाम के लिए 2000 समथिंग याद होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है? टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्रॉस रोड्स क्या होता है बताइए? क्रॉस रोड की मतलब क्या होती है? जिसमें आप क्या कर रहे हो? डिसीजन ले रहे हो, किसी चीज़ का क्या कर रहे हो आप? डिसीजन करना है और वो काम को
करने के लिए हमको डिसीजन चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में है फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट लाइन हो, है ना, फिनिशिंग लाइन एंड पॉइंट कह सकते हैं, एंड लिमिट या एंड पॉइंट कह सकते हैं फिनिशिंग लाइन। और नेक्स्ट है हमारे पास में एंड ऑफ द रोप, यानी कि अपने सब्र का आखिरी बांध होना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। ऋतु वाज स्टिल एंड स्टैंडिंग इन द क्यू। ऋतु अभी भी क्यू में खड़ी हुई थी, पंक्ति में खड़ी हुई थी, कतार में खड़ी हुई थी। व्हेन द फिल्म वाज स्टार्टिंग, जब फिल्म शुरू हो रही थी। तो यहाँ पे ये क्यू का मतलब क्या होता है, लाइन, व्यक्तियों की जो लाइन होती है ना, तो वो क्यू कहलाता है। और फिल्म शुरू हो रही थी और फिर भी वो क्या हो गई थी, लाइन में खड़ी हुई थी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंग्लिश में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वैन जब भी आपको मिलेगा पेपर में तो ध्यान रखिएगा कि वैन के इधर वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए और कॉमा के उस साइड पर आप क्या लगाइएगा, वाज या वर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब एग्जाम में क्या कर दिया है, इसको यहाँ रख दिया है और उसको यहाँ रख दिया है, अल्टा पल्टी कर दिए, तो टेंशन ना लें। वाज वर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, ये वाला पार्ट क्लियर है। वैन आ गया। अब वैन के बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, वाज स्टार्टिंग आ रहा है, जो कि गलत है। मुझे क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, ढूंढना चालू करिए। हैड प्लस V3 गलत है। स्टार्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रॉन्ग है। स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट है, यही तो हमको चाहिए था। और हमारा आंसर लग गया, फोर्थ वाला कैंसिल कर दीजिए, ऑप्शन नंबर था। ठीक है, प्लीज़ इसको बना लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वैन वाला स्ट्रक्चर। ठीक है। आई हैव मेड द कप केक्स सो प्लीज़ हैंड आउट ऑफ देम टू मी। देखिए कि मैंने कपकेक्स बनाए हैं, इसलिए मुझे वो कपकेक दे दीजिए। हैंड आउट ऑफ देम टू मी, उन सभी को मुझको दे दीजिए। देखिए यहाँ पर ना एक थोड़ा सा शब्दों का जाल अलग बना दिया आपके लिए। आपको कहना चाहिए, यहाँ से इतना चेंज कर रहा हूँ मैं, ये जो बॉक्स है क्या चेंज कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए, एंड देम, हैंड देम आउट, ये होना चाहिए, हैंड देम आउट टू मी। अब सही हो जाएगा फ्रेज, कौन से में लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। यहाँ पर ये सही से प्रॉपर सेंटेंस का बैलेंस नहीं बन पा रहा था, क्योंकि हैंड के बाद में आपको पहले एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा आउट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वाइल द स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस वॉलाटाइल। स्टॉक मार्केटिंग क्या कर रही है, वॉलाटाइल है। वॉलाटाइल का मतलब क्या है, जो बदलता रहता हो। फाइनेंशियल एनालिसिस डैश द मार्केट ट्रेंड। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हैं, जो फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट के जो लोग परख करने वाले लोग हैं, जांचकर्ता लोग हैं, वो मार्केट के ट्रेंड पर क्या कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। एंड प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, और इन्वेस्टमेंट एडवाइस हमको दे रहे हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रेजेंट टेंस आ रहा है, एक्सपीरियंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस लगाना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म हैव, वर और हैड। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा। बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों तरफ पे सेम होना चाहिए। यहाँ पे कॉमा के पहले भी प्रेजेंट टेंस और कॉमा के बाद में भी प्रेजेंट टेंस, पैरेलल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ईडियम फ्रेजेस आपको बताना है। टू लुक ब्लैक। टू लुक ब्लैक का मतलब क्या होता है, किसी का साथ ना देना, है ना, परिस्थितियां को बहुत खराब होना, परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा बदतर बन जाना। टू सीम बैड, बहुत खराब सा लगना। टू गिव एन अप्रूविंग एक्सप्रेशन, किसी को सहमति देना, नहीं। टू रोल ऑन आइज, बर्फ के ऊपर रोल होना, नहीं। टू क्राई बिटरली, जोर जोर से चिल्लाना, नहीं। टू सीम अनफेवरेबल, यही आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में क्या दिया हुआ है, समटाइम द निक नेम ऑफ चिल्ड्रन गिवन टू देम बाय देयर लव्ड वंस इन चाइल्डहुड। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को उनके जो निकनेम होते हैं वो उनके लव्ड वंस, जो उनके प्यारे परिवारजन होते हैं, उनके द्वारा दिए जाता है बचपन में। गिव देम अ ट्रू सेंस ऑफ एम्बेरसमेंट, और ये भविष्य में आगे चल के क्या करता है, इनके लिए काफ़ी एम्बेरसमेंट, काफ़ी ज़्यादा मतलब शर्म का सबब बन जाता है। एंड स्पेशली व्हेन दे आर कॉल्ड बाय दोज नेम इन फ्रंट ऑफ अदर, अक्सर जब वो नाम दूसरे के सामने बोले जाते हैं। अब मेरा नाम सोनू, ठीक है,
मम्मी चिल्लाती हैं सोना, मम्मी क्या चिल्लाती हैं सोना। अब मैं कोई सोने जैसा दिख रहा हूँ हैं? अब लेकिन मम्मी के हिसाब से क्या बोलती है, मेरे को सोना बोलती हैं। हमारी पड़ोस में एक हैं जो मेरी फ्रेंड है, वो पड़ोस में, उसका भी नाम क्या है, सोना है। यहाँ मम्मी चिल्लाती हैं सोना, तो वो वहाँ से चिल्ला के बोलती है आंटी जी, है ना। तो हमेशा मेरे संग हमेशा यही जंग लगी रहती है, मम्मी से एक ही बात बोलता हूँ, मेरा नाम चेंज करो, सोना बोल, सोनू ही बोल दिया करो। लेकिन उनको आदत है तो वो चिल्लाएंगी सोना, ऐसा चलता रहेगा, सोना चांदी खेलती रहेंगी। चलो आगे की तरफ देखते हैं। अब इस तरह के स्टेटमेंट में क्या करना है हमको, पहले तो जैसे रफ करूं मैं सब। अरे 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 रे 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 रे, मिट क्यों नहीं रहे हो तुम, मिटना पड़ेगा। ये लो, ओके है, अब मिट गए। तो देखो ध्यान से, इसकी स्पेलिंग गलत है, करेक्ट करना पड़ेगी आपको। मैं आपको बताऊं, कभी भी सेंटेंस का स्टार्टअप होता है तो कैपिटल लेटर आता है, लेकिन बीच में कहीं पर भी आएगा तो सब स्मॉल लेटर आते हैं। तो यहाँ पर ई क्या है, स्मॉल लेटर है, तो ये बात कंफर्म है कि स्मॉल लेटर वाला ही इसमें से आना चाहिए। तो पहली बात तो कैपिटल लेटर्स को साइड करिए। अब स्मॉल लेटर्स में चेक कर लीजिए कौन सा सही है। एम्बेरसमेंट हो रहा है, ये क्या आ रहा है, एम्बेरसमेंट, ये गलत हो रहा है। क्या होना चाहिए, एम्बेरसमेंट, ऑप्शन नंबर 3। और अगर चारों ही अगर कैपिटल आ जाए फिर तो बेटा स्पेलिंग चेक कर लेना। अभी तो या कैपिटल स्मॉल वाले से वर्क हो गया, लेकिन अगर चारों कैपिटल आ गए तो फिर देना बहुत ध्यान से खेलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 14 में आपको एरर डिटेक्ट करनी है, देख लेते हैं क्या एरर है। शी स्पीक्स सो सॉफ्ट दैट हार्डली एनी वन कैन हियर हर। वह इतना धीरा बोलती हैं कि मुश्किल से ही कोई उनको सुन पाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सॉफ्ट होता है एडजेक्टिव। सॉफ्ट को अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सॉफ्टली। वह इतना धीरे से बोलती हैं कि मुश्किल से ही कोई उनको सुन पाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप अगर एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, तो 3-4 एक्सरसाइज का ध्यान रखो, ये कॉपी पेस्ट ही आ रही हैं। एक तो आर्टिकल गारंटेड क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा एडजेक्टिव का क्वेश्चन। एडजेक्टिव में कौन सा तैयार करिएगा, डिग्री का, डिग्री वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एक एडवर्ब का क्वेश्चन। ये 4 एक्सरसाइज तो मतलब ऐसी हैं कि जो आपके हर एग्जाम में मिल ही रही हैं। अब इसके अलावा एडिशनल आपको क्या करना है, एक बार आप टेंसेस का फॉर्मेशन जरूर देखिएगा, जिसमें वर्ब के कंस्ट्रक्शन को देखिएगा, उसका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और प्रपोजिशन की बात कहें तो प्रपोजिशन का एक आधी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये वो एक्सरसाइज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। ये टॉपिक भी अगर आपने तैयार कर लिया तो मेरा मानना ये है कि 25 क्वेश्चन में से, देखिए 5 क्वेश्चन तो आपके अनसीन पैसेज के हो गए, बचे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से आई थिंक आपके इन में से, इन सभी एक्सरसाइज में से करीब 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आप कर लेते हैं इनको। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, नंबर 15 पर। 15 में जो वर्ड है हमारे पास में, आपको एंटोनिम बताना है। आई कॉन्कर विद, कॉन्कर का मतलब क्या होता है, किसी से क्या करना, सहमत होना। आई कॉन्कर विद द डिसीजन ऑफ अवर प्रिंसिपल, मैं अपने प्रिंसिपल के डिसीजन से सहमत हूँ। विद वैन ही सेज, जब वे कहते हैं, दैट स्टूडेंट हु डिस्प्ले इनडिसिप्लिन, जो स्टूडेंट इनडिसिप्लिन दिखाते हैं, शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, उन्हें इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल देना चाहिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक अचीवमेंट, जो जिन्होंने अपने एकेडमिक अचीवमेंट के अंदर असामान्यताएं की हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम की है, तो उनको बाहर हटा देना चाहिए। तो देखिए, प्रमोट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमोशन करना। क्रेडिट क्या होता है, किसी को क्रेडिट देना, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। और डेफर का मतलब क्या होता है हमारे पास में, किसी से डिसएग्री हो जाना, असहमत हो जाना किसी से। और कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, सेम सेम, एक जैसा होना। तो अभी कॉन्कर का मतलब क्या होता है, सहमत होना, और डेफर का मतलब क्या होता है, डिसएग्री होना, असहमत होना। तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या दिया हुआ है, द वॉचमैन ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू कैच द थीफ ऑफ द हॉस्टल, वॉचमैन ने हर संभव प्रयास किया चोर को पकड़ने का, हॉस्टल के चोर को पकड़ने का। तो हर संभव प्रयास करना, अब इधर पे क्या करना है, ये सारे के सारे, ये जो ऑप्शन 1 2 3 4, ये सब बेटा ईडियम्स हैं, मुहावरे हैं। तो पहले आपको इनके मुहावरों का मीनिंग पता होना चाहिए, तब आप कर पाओगे।
एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। एक्सप्लोर्ड एवरी एवेन्यू, इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, ठीक है। कट द कैकल्स, इसका मतलब होता है, कट द कैकल्स का मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। और कॉल इट अ डे का मतलब क्या था? स्टॉप वर्किंग। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन चारों में से कौन सा ऐसा ईडीएम है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है? मोस्ट रिपीटेड जो ईडीएम है ऑप्शन नंबर 4 है, कॉल इट डे स्टॉप वर्किंग। ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला ईडीएम है। मैंने कई बार एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, लगभग सभी एग्जाम में देखा है। अच्छा, बाकी सारे ये आते हैं लेकिन इतना रिपीट नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया? ट्राइड एवरी पॉसिबल वे, हर संभव प्रयास करना। आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, एक्सप्लोर्ड एवरी एवेन्यू। क्वेश्चन 17 पर आएंगे और आपको फिल इन द ब्लैंक में प्रॉपर एक वर्ड को भरना है, कौन सा वाला वर्ड सही आएगा। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर का मतलब क्या होता है? हमारे हृदय, हार्ट से जो मसल्स जुड़ी हुई हैं। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, वो क्या करती हैं? रिस्क, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करती हैं। एंड डैश, और हार्ट अटैक से कम करती हैं। तो देखिए, स्ट्राइक का मतलब हिट करना होता है। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक होती है, ये भी हिट होता है। अच्छा, स्टॉक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इकट्ठा करके रख लेना, सप्लाई। और स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि किसी को हार्ट अटैक आना, हार्ट स्ट्रोक आना। सो ऑप्शन नंबर 3 लगेगा, सॉरी 4th नहीं, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आता हूँ। 18 में क्या दिया हुआ है? वी नेवर एक्सपेक्टेड मोस्ट फ्रॉम हर, हमने कभी भी उससे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो देखिए, एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब कोई अनकाउंटेबल वैल्यू है। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या था? आशा। तो ये क्या है हमारे पास में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल वैल्यू है। इसके लिए हमको अनकाउंटेबल वर्ड का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मोर के साथ में तो देन आता है, ये कैंसिल कर दीजिए। मैनी जब आएगा, जब संख्या होगी, तो ये भी कैंसिल कर दीजिए। लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, लिटिल फ्रॉम, नहीं ये नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा मच, मच फ्रॉम, ठीक है। कौन सी डिग्री यूज होगी बेटा? पॉजिटिव डिग्री यूज होगी और मच आएगा ज़्यादातर, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19। और 19 में किस तरह की चीज़ें दी गई हैं समझेंगे बहुत ध्यान से। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो, हैपनिंग नेचुरली, कोई चीज़ अपने आप ही प्राकृतिक रूप से हो रही हो, तो स्पॉन्टेनियस कहलाता है। आपको एंटोनिम बताना है। सेपरेट का मतलब क्या होता है? किसी को क्या कर देना? अलग कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की बहुत कमी होना, रेयर। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल प्लान करके की जाएगी, प्लानिंग के तहत की जाएगी। और डर्टी का मतलब होता है गंदा, यानी कि फिल्थी। अभी क्या आंसर आप टिक करोगे बताइए? एक चीज़ अपने आप हो रही है, एक चीज़ को जानबूझ के किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। 20 क्या क्या बोल रहा है? माई मैनेजर थैंक द स्टाफ, मेरे मैनेजर ने स्टाफ को थैंक किया। फॉर देयर कंटिन्यूड डेडिकेशन एंड सपोर्ट, उनके कंटिन्यू डेडिकेशन और सपोर्ट के लिए मैंने क्या किया? मैनेजर को थैंक यू बोला। तो किसको बोला है? मैनेजर को बोला है, स्टाफ को बोला है। मैनेजर ने, मेरे मैनेजर ने स्टाफ को थैंक यू बोला। तो देयर, किनका देयर? ये गलत है बेटा। स्टाफ के लिए कौन सा देयर आएगा बताओ? ये तो पर्सन है ना, तो पर्सन का ही यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, प्लूरल के लिए क्या आता है? दे, देम, देयर, ठीक है। तो देयर, ये पर्सन वाला देयर आएगा। क्यों? क्योंकि स्टाफ मेंबर क्या है? लिविंग थिंग है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 पर आता हूँ। और 58 क्या बोल रहा है समझेंगे इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो है 21 क्या बोल रहा है इसको देखेंगे। तो देखिए, बोला गया है वेस्ट मिनिस्टर एबेज, है ना। वेस्ट मिनिस्टर एबेज जो थे, उन्होंने क्या किया है? डैश was one of the adverse confessor greatest accomplishment as the king of England from 1048
to 1066। देखिए जो एडवर्ड थे द कन्फेशर ग्रेटेस्ट थे, राजा महाराजाओं के ज़माने की बात चल रही है, तो उन्होंने वेस्टमिनिस्टर एबेज में एक जगह बनाई थी। ये उनके लिए क्या थी, एक सबसे बड़ी सफलता थी, या उनके जीवन का सबसे बड़ा कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट, ज्योमेट्री नहीं, कंस्ट्रक्शन था। वेस्टमिनिस्टर एबेज क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन था। और ये कब से कब तक बनाया गया था, ये बनाया गया था 1042 से लेके 1066 तक बनाया गया था। अब इन्होंने क्या किया है वो थोड़ा सा हमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। एडवर्ड वाज द किंग इथलरेड्स सन। इथलरेड्स के जो पुत्र थे वो कौन थे, एडवर्ड थे। एंड ही हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर एज हिज फादर वाज नोन टू बी द इनकॉम्पिटेंट रूलर। देखिए एथल्ड जो थे वो एक अच्छे राजा नहीं थे, अयोग्य राजा थे, और जो एडवर्ब के पिता थे। अब एडवर्ब के ऊपर ये दबाव था कि वो अपने फादर के नाम को अच्छा करे, ठीक सही, अपने फादर के नाम को सुधारे। द डेनेज ड्रोव एडवर्ड फ्रॉम द इंग्लैंड। जो डेन्स थे तो उन्होंने क्या किया, एडवर्ड को इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया। एंड ही लिव्ड इन एग्जाइल। और एडवर्ड कहाँ जाके रहने लगे, बाहर रहने, एग्जाइल इन नॉर्मेंडी। और नॉर्मेंडी में जाके वो क्या कर रहने लगे। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स कहते हैं एडवर्ड प्रॉमिस दैट, एडवर्ड ने ये प्रॉमिस किया था, वादा किया था, इफ़ ही कुड मेक इट बैक टू हिज रिल्म इन सेफ्टी, अगर वह दोबारा से अपने शासन में अगर सुरक्षित जा सका, ही वुड ट्रेवल टू सेंट पीटर्स इन रोम, वो रोम में सेंट पीटर्स के पास जाएगा, ठीक है। सेंट पीटर्स वहाँ पर एक उनके जो हो सकता है एक बड़े संत या भगवान के रूप में पूजे जाते हों। अपॉन हिज रिटर्न, उनके रिटर्न पर, एंड द डैश इन विंस्टर इन 1042 ही डिस्कवर्ड दैट ही कुड नॉट अबैंडन हिज सब्जेक्ट। और उसने क्या किया भाई, जब उसकी पूरी की पूरी उसने ये बोला था कि अगर जब मेरा ये पूरा काम हो जाएगा तो पर्सोनिफिकेशन, मतलब अगर मैं लौट कर आता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उनके लिए एक मंदिर या एक उनका एक मठ बनवाऊँगा मैं सेंट पीटरसन के लिए। तो उन्होंने क्या किया, पर्सोनिफिकेशन, व्यक्तिकरण किया नहीं, इनैगुरेशन किया नहीं, डीथ्रॉटमेंट, उनको राजगद्दी से हटा दिया गया, राजगद्दी से तो पैर ही हटा गए थे, बाहर निकाल दिया गया था उनको शासन से। कोरोनेशन, राज्य अभिषेक, और वो लौट कर आए और उनका क्या हुआ, राज्य अभिषेक हुआ, कोरोनेशन हुआ। कहाँ पर, विंचेस्टर में हुआ था इन 1942, इन 1042 में। ही डिस्कवर्ड दैट, उनको पता चला, ही कुड नॉट अबैंडन हिज सब्जेक्ट्स, उन्होंने अपने जो प्रजा है उनको बाहर नहीं निकाला। ही वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज प्लेज बाय पोप। तो देखिए जो पोप थे वहाँ के, जो गिरजाघर में जो पोप होते हैं उनके द्वारा जो शपथ ली गई थी, उनके द्वारा जो वचन दिया गया कि इनको बाहर निकाला जा रहा है शासन से और इनको कभी राजा को बुलाया नहीं जाएगा, राजगद्दी से हटाया जाएगा। लेकिन सेंट पीटरसन के उन्होंने बोला था कि मैं सेंट पीटरसन की यात्रा करूँगा अगर मेरा शासन मुझे दोबारा से मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में उनको अपना शासन दोबारा से मिला और प्रजा ने उनको अपना लिया, और पोप ने भी उनको अपनी जो है प्रतिज्ञा उससे मुक्त कर दिया, वचन से। बोला गया बट ओनली इफ ही स्टैब्लिश और डैश अ मोनेस्ट्री डेडिकेटेड टू सेंट पीटरसन। उन्होंने ये एक शर्त रखी कि हम तुमको राजा को हम दोबारा से बुला लेंगे, दोबारा से शासन की गद्दी राज शासन दे देंगे, बस हमारी एक ही उनसे गुजारिश है कि वो सेंट पीटरसन के लिए क्या करें, एक मोनेस्ट्री का निर्माण करवाएं, एक मठ का निर्माण करवाएं, है ना। तो या निर्माण करवाएं या फिर उसको सुधारीकरण करवाएं। तो अपडेट तो करेंगे नहीं, फिक्स मतलब ठीक करना, टूटा फूटा हो तो ठीक भी नहीं किया उन्होंने, रेनोवेट भी नहीं किया उन्होंने। क्या किया, उसको डेकोरेट किया उन्होंने। क्या किया, इस्टेब्लिश्ड एंड डेकोरेट अ मोनेस्ट्री डेडिकेटेड टू सेंट पीटरसन एज अ रिजल्ट। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप वेस्टमिनिस्टर एबेज वाज कंस्ट्रक्टेड इन द नॉर्मन। और इसके परिणाम स्वरूप वेस्टमिनिस्टर एबेज को कंस्ट्रक्ट किया गया नॉर्मन डैश। और किस तरह के उसमें किया गया, उसको स्टाइल में डेजिगेटेड, डब किया गया नहीं, स्टाइल में, उनको नॉर्मल स्टाइल में उसको सजाया गया। एंड ही बिलीव्ड that London was not the dash place to build minsters।
तो उनको ये पता चला कि लंदन जगह नहीं है कि जहाँ पर मिनिस्टर्स बनाए जाए। हैंस अ लोकेशन नोन फॉर द वेस्ट मिनिस्टर वाज डिस्कवर्ड टू बी द वेस्ट ऑफ द मेट्रोपोलिस। तो मेट्रोपोलिस जो शहर था शहर के पश्चिमी भाग में जिस क्षेत्र को उन्होंने सेंट पीटरसन के नाम पे दे दिया था वो था वेस्ट मिनिस्टर। ठीक है, तो क्या किया गया था, उसको एनेक्स किया गया था, जोड़ा गया था नहीं। अलॉट प्रदान किया गया था नहीं। सीज जब्त कर लिया गया था नहीं। एप्रोप्रिएट क्या माना गया था, उसको एप्रोप्रिएट योग्य जगह मानी गई थी। तो देखिए आज हम लोगों ने सेट नंबर 58 कंप्लीट कर लिया है। बेटा कल मैं आपके लिए सेट नंबर 59 लेकर आऊँगा, तैयार रहिएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे कुछ इसी तरह के कंटेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।